इनटू, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आई है, इस क्वांटिटी को ले गए हम इधर, तो जो x की वैल्यू आई है वो b1 c2 माइनस c1 b क्या होगा, डिटरमिनेंट मेड बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ x y एंड z। तो x y और z के कोएफिशिएंट्स से मेरा बन गया डिटरमिनेंट, ये हो गया डेल्टा। डेल्टा 1 क्या होता है? ये तो क्रैमर भैया ने बता दिया, ऐसे डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके सोल्व करना है इसको। अगर क्रैमर भैया नहीं बताते तो कैसे सोल्व करते हैं हम इनको? अगर क्रैमर रूल अगर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशंस होती हैं? और फोर्थ, डिटरमिनेंट की भाषा में आपको ये समझ आना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशंस होती है, डिटरमिनेंट की भाषा में लिखिए। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में और उसके यूनिक सॉल्यूशन है और कुछ करके सवाल पूछा हुआ है, तो जब उसने कहा यूनिक सॉल्यूशन z3 कह रहे हो, यहाँ x + y + z 3/2 कह रहे हो और यहाँ x + y + z इनफैक्ट आप 1 कह रहे हो, है ना? यहाँ पे 1 कह रहे हो आप, समझ में आई बात आपको? तो x को 3 नंबर का जोड़ 1 भी हो जाए, 3/2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, संभव है क्या? नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है, क्या आंसर आएगा? ये आपने कंक्लूड कर लिया कि नो सॉल्यूशन आएगा। क्यों नो सॉल्यूशन आया है? पैरेलल प्लेन से। बट डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो होगा ही। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के साथ, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो होना ही है। इसके साथ अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये अगर 0 मिल जाए तो मजा आ जाएगा। न्यूमरेटर तो हो गए 0, डिनोमिनेटर हो गया नॉन 0, तो x y z कितने आ गए? 0 आ गए। तो ये कंडीशन हो गई जी ट्रिवियल सॉल्यूशंस की। और नॉट डिटरमिनेंट जब मैंने चालू किया था तब भी आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना मैथमेटिक्स में हमेशा से एक इंटरेस्टिंग चीज रही है। और डिटरमिनेंट के काफी सारे यूज हैं वैसे तो, मगर लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना एक काफी इंपॉर्टेंट यूज रहा है, ठीक है। तो क्रैमर्स नाम के भाई साहब थे, उन्होंने बताया था कि डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। क्रैमर्स रूल की चर्चा करेंगे हम, है ना? क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल बोले तो सोल्विंग लीनियर इक्वेशंस, सोल्विंग सिस्टम ऑफ linear equations by using determinants, by using determinants, by using determinants, है ना? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना डिटरमिनेंट्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं x + y = 3 और 2x - y = 3, ठीक है। और एक जगह पे मैं लिख रहा हूं x + y + z = 3 x + y + z = 3 2x - y + z = 8। देखो जरा, यहाँ पे हैं दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, और यहाँ पे हैं 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन। जब नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर हों, नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर हों, है ना? नंबर ऑफ इक्वेशंस का मतलब है नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, है ना? नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हों तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना? है ना? नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर मान लो 3 वेरिएबल हैं और 2 यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, तो दिस इज नॉट अ स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉट अ स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो है लीनियर इक्वेशंस का स्क्वायर सिस्टम नहीं है। हम जब लीनियर इक्वेशंस की चर्चा करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोले तो ये कंबाइंडली दिस इज नोन एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हम चर्चा करते हैं स्क्वायर सिस्टम की, दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में, या फिर 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में, है ना? 4 लीनियर इक्वेशन 4 वेरिएबल्स की भी चर्चा कर सकते हैं, मगर हमारे सिलेबस में 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पे चर्चा होती है, या फिर 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स पे चर्चा होती है।
चार लीनियर इक्वेशन, चार वेरिएबल की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि उसको सोल्व करते हुए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो हमारे सिलेबस में नहीं है। समझ आ रही है? एक आध क्वेश्चन अगर आपको ऐसा टकर जाए जिसमें चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल हैं, तो आप ये मानिएगा कि उसको हम तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल या फिर कोई सिंपल अप्रोच से सोल्व कर रहे होंगे वहां पे। ठीक है ना? ऐसा मत समझना कि अरे ये तो सिलेबस में नहीं था, कैसे आ गया। अगर कभी आता तो ये समझना कि कोई बेसिक बात छुपी होगी इसलिए दिया है। समझ में आ रही है बात आपको? तो कुछ कहानी ऐसी थी हिस्टोरिकली, जब हम a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इनको जब हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यूज निकालना। जब हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं तो आपको पता है x और y की वैल्यूज कितनी आती है? एक वो मेथड होता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, बता सकते हो क्या x कितना आएगा? वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड होता है कि x अपॉन, ऐसा होता है x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2, ऐसा होता है ना, b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2, c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है? तो जो x की वैल्यू आई है, इस क्वांटिटी को ले गए हम इधर, तो जो x की वैल्यू आई है वो b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2 ऐसी कुछ आई है। और यहां से y की वैल्यू देखोगे तो वो आई है c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है? ये y की वैल्यू आ गई। एक मैथमेटिशियन ने ये जो x और y की वैल्यूज हैं, इनमें खूबसूरती नोटिस करी। वो खूबसूरती ये थी, उसने कहा कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों बेसिकली डिटर्मिनेंट्स हैं। ये डिटर्मिनेंट्स हैं c1 c2 b1 b2 है क्या? c1 b2 माइनस c1 b2, इसको उल्टा करना पड़ेगा क्या ना? ठीक है, कोई बात नहीं। उसने कहा कि ऊपर वाली चीज ये वाला डिटर्मिनेंट है और नीचे वाली जो चीज है वो है आपका ये वाला डिटर्मिनेंट। है कि नहीं है? नहीं है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पे ठीक लिखा है मैंने b1 c2 माइनस c1 b2। ठीक है, और यहां पे भी ठीक लिखा है। ऊपर वाले में लफड़ा है, ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। ये लो, नीचे वाला तो ठीक है ना, a1 b2 माइनस b1 a2, ये ठीक लिखा हुआ है। नीचे वाला ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ना, a1 a2 b1 b2। ठीक है? जो x और y जो है, x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 b1 b2 है ना, a1 a2 b1 b2, इनसे बनने वाला डिटर्मिनेंट है। डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम है ना। दिस इज अ डिटर्मिनेंट मेड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। क्लियर है? न्यूमरेटर का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा बनना चाहिए था, यहां पे c1 c2 और b1 b2 आने चाहिए थे। क्यों नहीं आ रहे भाई? और यहां पे होना चाहिए था a1 a2, यहां पे c1 c2 ऐसा कुछ आ रहा है, a1 c2, ये माइनस साइन का यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन होता है ना, यहाँ माइनस साइन होता है ना। यस, हाँ, यहाँ माइनस साइन होता है ना, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिलाया। यहाँ माइनस साइन होता है ना, x अपॉन दिस इक्वल टू y अपॉन दिस इक्वल टू माइनस वन अपॉन दिस होता है ना, इक्वल टू माइनस वन अपॉन दिस होता है। तो जब आप x की वैल्यू को निकालोगे, x की वैल्यू को निकालोगे तो वो आएगी c1 b2 माइनस b1 c2,
और y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी A1 C2 माइनस C1 A2, है ना। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ये दो हमारे इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो x अपॉन B1 C2 माइनस C1 B2 इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस A1 C2 इक्वल टू -1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। यहां से जब आप x निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा C1 B2 माइनस B1 C2, है ना, इससे मल्टीप्लाई होके, ठीक है। और y निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका A1 C2 माइनस C1 B2 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। तो अगर आप न्यूमरेटर को देखोगे तो वो एक डिटर्मिनेंट है ना। कैसा डिटर्मिनेंट है, ये लो C1 C2 B1 B2, ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट है, ठीक है, राइट। और है ना C1 B2 माइनस B1 C2, और यहां पे भी आप न्यूमरेटर को देखोगे तो वो एक डिटर्मिनेंट है, कौन सा, A1 A2 C1 C2, है ना, A1 C2 माइनस C1 A2, ठीक है। तो ये जो न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज हैं, ये बहुत ही सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट जब ऑब्जर्व किए गए तो ये महसूस हुआ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। और ये देखा गया कि जो x की वैल्यू हम निकालते हैं वो निकालने के लिए आपको पहले तो डिनोमिनेटर में एक डिटर्मिनेंट डेल्टा लिखना पड़ेगा, डेल्टा। ये जो डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट डेल्टा है ये बेसिकली x और y के कोफिशिएंट से बनता है, समझ आ रही बात आपको। डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा, ये डेल्टा बनता है x और y के कोफिशिएंट से, है ना, A1 A2 B1 B2, ये बन गया डेल्टा। और ये जो डिटर्मिनेंट है ऊपर वाला, इसका नाम दिया गया डेल्टा 1 और इस डिटर्मिनेंट का नाम दिया गया डेल्टा 2। तो ये जो डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट है ये कैसे बनता है, जो डेल्टा डिटर्मिनेंट है इसकी पहली रो में ये कांस्टेंट टर्म्स छाप दो आप। और डेल्टा 2 कैसे बनता है, जो दूसरी रो है उसमें ये कांस्टेंट टर्म्स छाप दो आप। समझ आ रही बात आपको। तो डेल्टा 1 कैसे बन गया, डेल्टा 1 बन गया C1 C2, यहां पे छाप दो आप। मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि आप जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना चाहो ना, है ना, अगर दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं तो आप तीन चीजें निकाल लो, एक डेल्टा निकाल लो, एक डेल्टा 1 और एक डेल्टा 2। डेल्टा निकल गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई से, है ना, दिस इज अ डिटर्मिनेंट मेड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ x and y, डिटर्मिनेंट मेड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ x and y। डेल्टा 1 कैसे निकला, x के जो कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बना है, ये जो रो है हमारी, सॉरी ये जो कॉलम है हमारा, इस कॉलम की जगह पे C1 C2 और इस कॉलम की जगह पे C1 C2 कर देंगे तो हमारा डेल्टा 2 बन जाएगा, है ना। इस वाले डिटर्मिनेंट में पहले कॉलम की जगह पे कांस्टेंट टर्म्स लिख दो आप, डेल्टा 1 बन जाएगा। दूसरे कॉलम की जगह कांस्टेंट टर्म्स लिख दो आप, हमारा डेल्टा 2 बन जाएगा। और x निकालना बड़ा इजी है, वो है डेल्टा 1 बाय डेल्टा, और y निकालना ही बड़ा इजी है, वो है डेल्टा 2 बाय डेल्टा, है ना। आप ये बात इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, है ना, इफ वी हैव थ्री इक्वेशंस एंड थ्री वेरिएबल्स, है ना, लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा हूं मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ध्यान से देखना। और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, है ना। ये हमारे पास हैं थ्री linear equations in three variables, three linear equations in three variables, three linear equations in three variables, ठीक। यहां पे जब भी हम
एक्स वाई और जेड निकालेंगे तो एक्स वाई और जेड जो निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल करके, तो डिनोमिनेटर का जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट यहां पे डेल्टा 1 होगा, यहां डेल्टा 2 होगा और यहां पे क्या होगा, डेल्टा 3 होगा। ऐसे एक्स वाई और जेड निकल जाएंगे। जो डेल्टा होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट मेड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स से मेरा बन गया डिटर्मिनेंट, है ना, ये हो गया डेल्टा। डेल्टा 1 क्या होगा, यही जो डेल्टा है इसमें कॉलम 1 की जगह पे D1 D2 D3 रख दो आप, यहां पे रख दो D1 D2 D3, है ना। डेल्टा 2 क्या होगा, जो कॉलम 2 है वहां पे D1 D2 D3 रख दो। कॉलम 1 कॉलम 3 यूं का यूं, कॉलम 1 और कॉलम 3 यूं का यूं आ जाएगा। और डेल्टा 3 जो है इसमें हम कॉलम 3 जो है उसमें रख देंगे D1 D2 D3 और कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज रहेंगे। तो ये आपके बन गए डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, है ना। डेल्टा 1 बाय डेल्टा, डेल्टा 2 बाय डेल्टा, डेल्टा 3 बाय डेल्टा, एक्स वाई जेड की वैल्यूज दे देंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स दे रखे हों और अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी हो तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मगर एक बात का ध्यान रहे, जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, मेक श्योर दैट कांस्टेंट टर्म्स आर इन राइट हैंड साइड। ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये इक्वल के निशान से राइट साइड में ला करके ही ये सारा रूल लगाना है। और एग्जामिनर आपको कभी लेफ्ट में दे देगा, कभी एक दो राइट में, एक दो लेफ्ट में दे देगा, और आप फिर डायरेक्टली इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आंसर निकालोगे तो ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। तो बड़ा आपको सतर्क रहना है इस मामले में कि मेक श्योर दैट कांस्टेंट टर्म्स आर इन राइट हैंड साइड, कांस्टेंट टर्म्स जो है वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो जो आपके फॉर्मूला हैं, फॉर्मूला जो हैं वो हो गए ये वाले, है ना। 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में सोल्व करनी हो तो यार एक्स वाई जेड निकालने का फॉर्मूला आपके पास है ना। 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में अगर हैं तो सोल्व करनी है तो एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये है। मान लो अगर आ जाती है आपके पास 4 लीनियर इक्वेशंस 4 वेरिएबल में तो भी सोल्व किया जा सकता है। एक्स आ जाएगा डेल्टा 1 बाय डेल्टा, वाई आ जाएगा डेल्टा 2 बाय डेल्टा, जेड आ जाएगा डेल्टा 3 बाय डेल्टा और कुछ डब्ल्यू आ जाएगा डेल्टा 4 बाय डेल्टा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वहां पे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 सारे 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये वाला जो तरीका है, इस तरीके से तो n लीनियर इक्वेशन n वेरिएबल्स में होंगी तो भी सोल्व किया जा सकता है। अरे समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। एक हमें और बात यहां से सीखनी है, ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अलजबरा सीखा है और सोल्व करना सीखा है? ये तो क्रैमर भैया ने बता दिया, ऐसे डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके सोल्व करना है इसको। अगर क्रैमर भैया नहीं बताते तो कैसे सोल्व करते हम इनको? अगर क्रैमर्स रूल अपने को नहीं पता है, ये जो है ना, ये जो तरीका है सोल्व करने का, इसी को बोलते हैं क्रैमर्स रूल, है ना। क्रैमर्स रूल क्या है? ये है क्रैमर्स रूल, है ना। ये है आपका क्रैमर्स रूल। क्रैमर भैया ने जो बताया है कि एक्स वाई जेड को ये जो डिटर्मिनेंट्स है इनके रेशियोज से निकाला जा सकता है, तो ये क्रैमर्स रूल है। मैं कह रहा हूं कि अगर अपने को क्रैमर्स रूल नहीं पता होता तो फिर कैसे सोल्व करते इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को? एलिमिनेशन मेथड से करते। इन दोनों में से जेड एलिमिनेट कर लेते, एक्स वाई में इक्वेशन बना लेते। इन दोनों में से जेड एलिमिनेट कर लेते, एक्स वाई में इक्वेशन बना लेते, है ना। इन दोनों में से जेड एलिमिनेट करके एक्स वाई में इक्वेशन आती,
इन दोनों में से z एलिमिनेट करके एक्स वाई में इक्वेशन आती, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते x आ जाता, y आ जाता, एक्स वाई को यहां डालते तो z आ जाता। ऐसे करते ना सोल्व, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया जा सकता है, मगर एलिमिनेशन मेथड क्या पड़ेगा, थोड़ी लेंथ पड़ेगी उसमें, है ना। और ये तो आपने सीखा ही है 10th क्लास में, 9th क्लास में अपन ने दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल्स को तो सोल्व करना सीखा ही है ना। कैसे सोल्व करते थे, एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व करते थे इसको। तो एलिमिनेशन मेथड से करते सोल्व, पहले y एलिमिनेट करके x निकाल लो, x एलिमिनेट करके y निकाल लो, ठीक है। तो मेथड तो यहां पे भी है सोल्व करने के, है ना। या दो इक्वेशन दो वेरिएबल में क्रैमर रूल उतना फैंसी नहीं लगता, लगता है कि ठीक है पहले से आता तो है अपने को, बिल्कुल ठीक है वो बात। मगर आपकी तीन लीनियर इक्वेशन तीन वेरिएबल हैं, तो क्रैमर रूल जो रूल है ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है ना, बड़ा सिंपल हो जाता है, इससे चीजें करना काफी सिंपल है, ठीक है। अच्छा ये वाली बात समझ में आ गई अपने को। अब जो है मुझे एक बात बताओ कि ये दो लीनियर इक्वेशंस है मेरे पास, है ना, दो वेरिएबल्स में, मैं इनकी ज्योमेट्री समझना चाहता हूं, ठीक है ना, ज्योमेट्री ऑफ, मैं इनकी ज्योमेट्री समझना चाहता हूं, ज्योमेट्री ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो एक लीनियर इक्वेशन हो दो वेरिएबल में, जैसे ये लीनियर इक्वेशन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, और ये वाली लीनियर इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो कहने का मतलब ये दो स्ट्रेट लाइंस है बेसिकली इन अ प्लेन, है ना, दे विल रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, है ना। सो दे विल रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, दे विल रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस, है ना, इन अ प्लेन। एक प्लेन में दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, समझ आ रही बात आपको। और दो स्ट्रेट लाइंस का जो बिहेवियर है वो ऐसा हो सकता है, वो बिहेवियर ऐसा हो सकता है, पैरेलल हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसी के ऊपर दूसरे वाली है ना, इसी के ऊपर है जैसे ये दूसरे वाली, ऐसे करके को इंसिडेंट भी हो सकती हैं, समझ आ रही है। तो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, को इंसिडेंट हो सकती हैं। जब दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग हो तो यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा, एक्स और वाई की एक वैल्यू मिलेगी जो इस वाली को भी सेटिस्फाई करे, इस वाली को भी सेटिस्फाई करे, अपने को यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ये बात समझ में आ रही है आपको। और अगर दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हों तो अपने को कितने मिलते हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, नो सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो, और कॉमन पॉइंट ही इनको सेटिस्फाई करेगा साइमल्टेनियसली। और अगर मान लो कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइंस हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अपने को मिलते हैं। क्या इस बात से सहमत हैं अपन, ठीक है। ज्योमेट्री देख के समझ में आ गया कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। भाई यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब पैरेलल लाइंस हैं। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अब मैं यहां से ये समझना चाहता हूं कि मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन की मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन का मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी। भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो तब होगा जब दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही हो, एक ही हो, इसका मतलब a1 बाय a2, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 अगर बराबर मिल जाएं तो आपको नहीं लगता कि मेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, है ना। और नो सॉल्यूशन कब मिलेंगे, आपने ये पढ़ा भी था ना इन 10th में, मेरे को याद आ रहा है कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 के तो बराबर हो,
मगर C1/C2 के बराबर ना हो। ऐसा ही सीन था, है ना भाई। एक बात बताओ, ये वाला पार्ट तो बराबर आ जाए, ऐसा आ जाए, नो सोल्यूशन तब आते हैं x+y 3 और x+y 4, ऐसा कोई दे दे तो लेफ्ट पार्ट सेम है, देख लो a1/a2 b1/b2 सेम है, मगर c1/c2 के बराबर नहीं है ना। x+y साइमल्टेनियसली 3 और 4 तो नहीं हो सकता ना, समझ आ रही कि नहीं। ऐसे केसेस में नो सोल्यूशन बनेंगे आपके। या फिर इसको यूं लिख लो 2x+2y = 8, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ये लो, बात तो वही है, a1/a2 b1/b2 तो बराबर है 1/2 1/2, मगर c1/c2 के बराबर नहीं है। ऐसे केसेस में नो सोल्यूशन बनेंगे अपने, समझ आ रही है। यूनिक सोल्यूशन कब बनेंगे फिर देखो, यहां पे एक कांटा लगा दिया तो नो सोल्यूशन बन गए, दोनों कांटे लगा दूंगा तो यूनिक सोल्यूशन बन जाएंगे। a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तीनों अगर डिफरेंट है ना, ये इसके बराबर नहीं है हाँ अच्छा, c1/c2 के बराबर हो या ना हो, ये चीज होनी चाहिए। a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा, ये बात अपने को समझ में आ रही। अब इसी बात को डिटर्मिनेंट की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनना, अब जो बात बता रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि नो सोल्यूशन तब आएगा, मैं ये कह रहा हूं नो सोल्यूशन तब आएगा जब डेल्टा की वैल्यू 0 हो। भाई यहां से जो मैंने x और y निकाले हैं, आप मुझे बताओ, यहां से जो मैंने x और y निकाले हैं, तो x आया है Δ1/Δ, और मेरा जो y आया है वो आया है Δ2/Δ। सहमत हो इस बात से। मैं कहता हूं अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नो सोल्यूशन आ जाएगा। सहमत हो इस बात से आप। डिनोमिनेटर 0 हो गया, जैसे ना ऐसा हो गया भाई, डिनोमिनेटर 0 हो गया, डेल्टा 0 हो गया, और न्यूमरेटर की वैल्यू कोई एक वैल्यू नॉन जीरो हो गई, जैसे एक नॉन जीरो हो गया। दोनों नॉन जीरो हो बहुत ही अच्छी बात है, मगर एटलीस्ट वन ऑफ Δ1 एंड Δ2 मस्ट बी नॉन जीरो। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, इस बात पे काफी गौर फरमाएं, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड एटलीस्ट वन ऑफ Δ1 and Δ2 is non-zero, is non-zero. At least one of Δ1 and Δ2 is non-zero. क्या ये बात आपको समझ में आई है? डिनोमिनेटर तो जीरो होना ही चाहिए मगर न्यूमरेटर में एक वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर नॉन जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो नहीं होगी, ध्यान से सुनना, अगर दोनों वैल्यूज जीरो हो जाएंगी तो सीन क्या होगा, जीरो को लेफ्ट में लेके जाओ तो 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे तो 0 इंटू वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब मुझे बताओ x की क्या क्या वैल्यूज और y की क्या क्या वैल्यूज इसमें फिट कर सकते हो आप, कुछ भी फिट कर लो, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे फिर तो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा के साथ साथ Δ1 और Δ2 सब कुछ जीरो आ जाता है ना, उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाते हैं। और डेल्टा 0 रहे मगर Δ1 Δ2 में से कोई एक नॉन जीरो हो, दोनों हो तो अच्छी बात है, कम से कम एक नॉन जीरो रहेगा तो नो सोल्यूशन आएंगे, और डेल्टा 0 होना बंद कर देगा, डेल्टा 0 होना बंद कर देगा तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएंगे। बट डेल्टा 0 अगर नहीं होगा, डिनोमिनेटर है मान लो 2, डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 आ गया, डेल्टा की जगह 2 आ गया, यहाँ पे Δ1 Δ2 कुछ भी आता रहे, यूनिक यूनिक आंसर आ जाएंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं इस सारी कहानी को रिपीट कर रहा हूं, ट्री डायग्राम एकदम आपके माइंड में होना चाहिए। जब हम दो इक्वेशन दो वेरिएबल की चर्चा करते हैं तो इनकी ज्योमेट्री आपके दिमाग में बन जानी चाहिए कि ज्योमेट्रिकली देयर आर 3 केसेस पॉसिबल। दूसरा,
आपको सोल्यूशन वाइज 3 केसेस समझ में आ जाने चाहिए कि सोल्यूशन वाइज देयर आर 3 केसेस पॉसिबल। तीसरा 9/10 की थ्योरी के हिसाब से समझ आ जाना चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन की क्या कंडीशंस होती हैं। और फोर्थ, डिटर्मिनेंट की भाषा में आपको यह समझ आना चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन की क्या कंडीशंस होती हैं, डिटर्मिनेंट की भाषा में लिखी है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में और उसके यूनिक सोल्यूशन है और फिर कुछ कुछ करके सवाल पूछा हुआ है, तो जब उसने कहा यूनिक सोल्यूशन है तो आप डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 बोल दो, ये वाली बात और ये वाली बात सेम है। ये वाली बात सेम है, मैं आपको प्रूव भी करके दिखाता हूं ये बात क्यों सेम है। देखो, a1 बाय a2 आप कहना चाहते हो इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, है ना, इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इसको लेफ्ट में लेके गया, a1 b2 इज नॉट इक्वल टू b1 a2, इसको लेफ्ट में लेके गया। तो आप ये कहना चाहते हो a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये डेल्टा ही तो था और क्या था। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज बेसिकली डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 ही है। समझ आ रही है? अरे समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, शक्लें अलग हैं। ये डिटर्मिनेंट की भाषा में बात कर ली, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर ली, डिटर्मिनेंट की भाषा में बात कर ली, थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में बात कर ली, डिटर्मिनेंट की भाषा में बात कर ली, बहुत ही सिंपल रेशो की भाषा में बात कर ली। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अपने को यार 2 वेरिएबल और 2 लीनियर इक्वेशन का पूरा खेल ये इस बोर्ड पे लिखा है। दुनिया का कोई भी सवाल होगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं, 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं, तो इस बोर्ड पे जो बातें लिखी हैं 100% वो इन्हीं बातों में से किसी बात का प्रयोग करके सोल्व हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही एक बोर्ड और भर रहा हूं मैं, 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स का, वो वाला बोर्ड और समझ में आ गया तो आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। मगर उससे पहले अपन एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, है ना, और उससे पहले आप लिखो। एक बार आप नोट करो, तो अभी अपन एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल पे, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है आपके पास ये, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल लगा के देखो जरा क्या आंसर आ रहा है एक्स वाई जेड का। क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करना है और अपने को ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सोल्व करना है ना। आप इसको सोल्व करो, उसके बाद फिर आगे अपन डिटेल में थोड़ा चीजें और पढ़ेंगे। डेल्टा निकालना है, डेल्टा 1 निकालना है ना, ये लिख देता हूं, डेल्टा अपने को निकालना है जी, डेल्टा 1 अपने को निकालना है, डेल्टा 2 अपन निकालेंगे, है ना, डेल्टा 3 अपन निकालेंगे, है ना, और फिर हम निकालेंगे एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज।
डन हो गया सोल्व। मैं भी कर लेता हूं, देखो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बना लेता हूं। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना लिया डिटर्मिनेंट, ठीक है। अपने को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, 1 इंटू 2 प्लस 2 -1 इंटू -4 -2 प्लस 1 इंटू -4 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया 4 प्लस 6 -3। आपका भी आंसर यही आ रहा है क्या? 7 आ रहा है क्या? 6 आ रहा है? देख लेते हैं एक बार। 2 + 2 हो गया -1 -4 -1, यहाँ पे आएगा आपका -1 -4 -1, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली 5 आ रहा है ना, 5, यस। 4 + 5 है ना, 9 - 3 6, ये लो 6 आंसर आ रहा है, ठीक है। डेल्टा आ रहा है अपना 6 आ गया। डेल्टा 1 कितना आ रहा है? डेल्टा 1 12 आ जाएगा। डेल्टा 1 कैसे बनेगा? ये जो कॉलम है इसकी जगह फिट कर दो आप, 4 4 -2, ठीक है। 1 -1 -2 1 1 -2। डेल्टा 1 आपका अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 12 मिलेगी अपने को। डेल्टा 2 ये डिटर्मिनेंट जो है आपका, ये डिटर्मिनेंट होगा आपका डेल्टा 2। इसकी वैल्यू भी अपने को 6 मिलेगी। 6 मिल रही है क्या? 1 2 1 1 -1 -2 4 4 -2। इसको सोल्व करोगे वो भी अपने को 6 मिलेगा, ठीक है। डेल्टा 3 भी 6 मिलेगा। तो इजीली आप निकाल सकते हो एक्स वाई जेड। एक्स आ जाएगा डेल्टा 1 बाय डेल्टा, बोले तो 12/6 दैट इज 2, है ना। वाई जो है वाई डेल्टा 2 बाय डेल्टा 1, जेड जो है डेल्टा 3 बाय डेल्टा, वो भी 1 आ गया, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई फाइनली। वी हैव x = 2, y = 1 एंड z = 1। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर ही सकते हो, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके सामने है, तो बाय फाइंडिंग डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। x, y और z की वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाली कहानी तो बहुत ही सिंपल है ना। थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी जो है वो यहां पे आती है कि हम इनकी ज्योमेट्री को एनालाइज करते हैं और इनके सॉल्यूशंस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। आपको पता है क्या कि एक लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में अगर होती है तो 3D में वो प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में नहीं पता तो आप इस बात को यहाँ पे नोट करके लिख लो, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अ लीनियर इक्वेशन in three variables x, y and z, x, y और z तीन वेरिएबल्स में कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। दिस विल रिप्रेजेंट अ प्लेन इन 3 डायमेंशन, है ना, इन 3 डायमेंशन। 3D में ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो अगर ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी तो ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी और ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 3 प्लेन्स होंगे। ये तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तो एक बात हो गई, है ना। दूसरी बात होगी कि भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, है ना, विल रिप्रेजेंट 3 प्लेन्स। तीन प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे ये तो। अब 3 प्लेन्स को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो
तीन प्लेन्स की रिलेटिव पोजीशन क्या क्या हो सकती है अभी उसकी बात करेंगे, मगर एक बार मैं, है ना, इनके सोल्यूशन कितने आएंगे, एक्स की वैल्यू आएगी आपको पता है डेल्टा वन बाय डेल्टा, लिख देता हूं यहाँ पे डेल्टा वन बाय डेल्टा, y आप जानते हैं डेल्टा टू बाय डेल्टा, और z आप जानते हैं डेल्टा थ्री बाय डेल्टा, ठीक है ना, ऐसे ही लिख दिया रेफरेंस के लिए, अब इनका इस्तेमाल करेंगे अपन, ठीक है। तो तीन प्लेन जो है ना, तीन प्लेन देखो, तीन प्लेन एक जगह पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप देख लो ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार बिल्कुल कोने पे काट रही है उधर, उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है, और है ना, देखो जरा, अब मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन देखो, मान लो ये एक प्लेन हो गया, ठीक है जी, एक दूसरा प्लेन ले लेते हैं अपन, ये हो गया एक दूसरा प्लेन, ये ग्रीन वाला प्लेन देखो जरा, है ना, एक प्लेन ये हो गया। अब मान लो एक प्लेन जो है, इनको एक ऐसे प्लेन ले लो यूं करके, है ना, जो ऐसे करके काट रहा हो, ये लो, ऐसे करके एक प्लेन ले लो, तो आप तीन प्लेन कुछ यूं लोगे तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ना इनका, अरे आ रहा है ना एक इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहां पे यूनिक सोल्यूशन का केस बन रहा होगा, है ना, यूनिक सोल्यूशन, यहां पे यूनिक सोल्यूशन का केस बन रहा है, देखो जरा बात को ध्यान से, यूनिक सोल्यूशन का केस बन रहा है ना, वन इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है सर, यहाँ पे आप नोट कर लो, वन इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, वन इंटरसेक्शन पॉइंट, वन इंटरसेक्शन पॉइंट, और यूनिक सोल्यूशन कब बनता है, यूनिक सोल्यूशन कब बनता है, यूनिक सोल्यूशन तब बनता है जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो, भाई डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा ना, डेल्टा मान लो कुछ आ गया, टू आ गया, ये लो टू आ गया डेल्टा, तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री को कुछ भी ले लो आप, इसको फाइव ले लो, इसको नाइन ले लो, इसको जीरो ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर तो एक ही आने वाला है। अरे समझ में आ रही है ये बात आपको, तो इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, लफड़ा करता डेल्टा इक्वल टू जीरो, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो तो यूनिक सोल्यूशन आता है, ठीक है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस ये बात ध्यान रख लो आप, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन है तभी संभव है जब डेल्टा उसका जीरो ना हो, ठीक, और यूनिक सोल्यूशन की ज्योमेट्री बनती है कुछ ऐसी, ये बात तो क्लियर है ना अपने को। अब नो सोल्यूशन की ज्योमेट्री कैसी बनती होगी, नो सोल्यूशन की ज्योमेट्री कैसी बनती होगी कि कोई कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना आए, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो देखो, एक प्लेन आपने ऐसा ले लिया, दूसरा प्लेन इसके पैरेलल ले लिया, तीसरा प्लेन इसके पैरेलल ले लिया, ये तीन पैरेलल प्लेन्स है ना, एक तो ये वाला फ्लोर है, मतलब ये जो आपका आपका फ्लोर हो गया, एक ये छत हो गई, एक इसके ऊपर वाली छत हो गई, ये तीन पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है, तो तीन पैरेलल प्लेन्स हैं, उनमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता भाई, कॉमन पॉइंट तीनों पे कोई भी नहीं है ना, देयर इज नो कॉमन पॉइंट लाइंग ऑन, देयर इज नो कॉमन पॉइंट लाइंग ऑन दीज थ्री प्लेन्स, there is no common point, no common point lying on these planes, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। मेरा एक सवाल यहां पे ये है कि नो सॉल्यूशन के लिए सिर्फ यही केस संभव है या फिर कोई और केस भी संभव है? अच्छा, तीन पैरेलल प्लेन्स पता है कब होंगे, जब a1 बाय, अच्छा इसमें a1 बाय a2 बाय a3 ऐसा कुछ तो बनना नहीं है, अरे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, तीन पैरेलल प्लेन्स कब होंगे, जब ये दो प्लेन आपस में पैरेलल हो और ये दो प्लेन आपस में पैरेलल हो, तो ये दो प्लेन आपस में पैरेलल कब होंगे, जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 हो, और ये दो पैरेलल कब होंगे, जब a2 बाय a3 इक्वल टू b2 बाय b3 इक्वल टू c2 बाय c3 हो, तो ये दोनों पैरेलल की अलग कंडीशन लगा दो, ये दोनों पैरेलल की अलग कंडीशन लगा दो, तीनों पैरेलल हो गए। अरे समझ में आ रही है क्या? तो मैं आपसे बस छोटी सी बात ये पूछ रहा हूं कि नो सॉल्यूशन क्या सिर्फ तभी होते हैं जब तीन प्लेन पैरेलल हों या किसी और संभावना के तहत भी हो सकते हैं?
जैसे आप देखो ये वाली दीवार को देखो आप, और ये वाली दीवार को देखो आप, और एक ये वाली दीवार को देखो आप। इन तीन दीवारों के ऊपर कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या? नहीं है। मगर क्या तीनों दीवारें कॉमन पैरेलल हैं क्या? पैरेलल भी नहीं है। भाई दो दीवारें ऐसी हों, एक दीवार ऐसी हो, है ना, या फिर आप देखो बहुत इसको अच्छे से अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो ये देखो क्यूब वाला डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये देखो आप क्यूब वाले डायग्राम में आप इजीली समझ सकते हैं ना। क्यूब वाला डायग्राम बना के, भाई हमारी ज्योमेट्री देखो थोड़ा ऐसी है, काम चलाना पड़ेगा आपको। तो तीन दीवारें देख लो आप। ये वाली दीवार देखिए आपने, देखो इस दीवार को देख लो, ये वाली दीवार आपने देखी, ठीक है, और एक ये ऊपर वाली दीवार देखी। कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या इन तीनों पे? कोई भी नहीं है। तो यहां पे भी नो सॉल्यूशन आएगा, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। यहां पे तीन प्लेन लिए थे मैंने, है ना, प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2, और ये था आपका प्लेन नंबर 3। कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी थी नो सॉल्यूशन आने की, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है नो सॉल्यूशन आने की। कोई और पॉसिबिलिटी भी है क्या नो सॉल्यूशन आने की? अगर ये वाली दीवार टेढ़ी होती, ये वाली दीवार इसके पैरेलल ना होती, थोड़ी टेढ़ी होती, तब क्या यूनिक सॉल्यूशन या कुछ और संभावना हो सकती थी, या तब भी नो सॉल्यूशन ही आता? दो दीवारें यूं टेढ़ी हों, बीच में से एक दीवार हो, तब भी नो सॉल्यूशन आएगा। कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। महसूस कर पा रहे हो इस बात को? तो मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि नो सॉल्यूशन की कई संभावनाएं हो सकती हैं। नो सॉल्यूशन की कई संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसी भी संभावना हो सकती है, ऐसी भी संभावना हो सकती है, कोई और प्रकार की संभावना भी हो सकती है। तीन ऐसे प्लेन जब एग्जिस्ट कर रहे होंगे कि तीनों पे कॉमन पॉइंट ना आए एक भी, तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और नो सॉल्यूशन कब आता है? नो सॉल्यूशन तब आता है जब डेल्टा मेरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। बस सीधी सी बात है, अगर आप डेल्टा को कर दोगे 0, देखो डिनोमिनेटर आपने 0 कर दिया और न्यूमरेटर की कोई एक वैल्यू आपने नॉन जीरो कर दी, तो x हो गया नॉट डिफाइंड। और एक वैल्यू नॉट डिफाइंड होने से सारी की सारी इक्वेशंस नॉट डिफाइंड हो जाएंगी, y और z, मतलब पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब नो सॉल्यूशन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चाहे यहां पे आपने फाइनाइट लिख दिया, या यहां पे कोई नॉन जीरो फाइनाइट, नॉट फाइनाइट, नॉन जीरो फाइनाइट, नॉन जीरो वैल्यू आपने लिख दी, चाहे यहां लिख दो, चाहे यहां लिख दो, चाहे यहां लिख दो, ज्यादा जगहों पे लिखो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मगर कम से कम एक जगह पे तो नॉन जीरो होना चाहिए और डिवाइड बाय जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, नो सोल्यूशन की क्या कंडीशन लिखेंगे कि इफ डेल्टा इक्वल टू 0 and at least one of delta 1, delta 2, delta 3 is non zero। ये बात अपने को समझ आनी चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आर नॉन जीरो। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब तीसरी संभावना कौन सी बनती है? इनफाइनाइट सोल्यूशन की, है ना। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होंगे, जरा थोड़ा ज्ञान दे सकते हो क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे? देखो भाई, देखो ड्राइंग से मैनेज कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन कुछ ऐसा है ना, और थर्ड प्लेन जो है वो कुछ ऐसा है। तो इन तीनों प्लेन्स पे कॉमन पॉइंट कितने हुए? इनफाइनाइट हुए। इनफैक्ट देखोगे ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है अब की बार, है ना। आपकी यहां पे अगर आप देखो तो ये मान लो एक प्लेन हो गया, ये वाला पेज, ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन, और एक प्लेन तीसरा ये। तो तीनों प्लेन को इनको देखोगे तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा ना, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है।
तो ऐसा ही केस मैंने बनाया है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा, उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। यहां पे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है ना, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स ना। इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे और हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं जी। कोई और पॉसिबिलिटी भी बन सकती है क्या? तीनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हो, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी इसने बताई कि जैसे ये एक प्लेन हो मान लो, इसी के ऊपर लाई करने वाला ये एक और प्लेन हो, इसी के ऊपर लाई करने वाला ये तीसरा प्लेन हो, तीनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हो, ठीक है। को इंसिडेंट प्लेन्स की बात कर रहे हो आप, है ना, को इंसिडेंट प्लेन्स की बात कर रहे हैं। को इंसिडेंट, कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्या? यहां पे है ना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का केस बन रहा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का केस बन रहा है ना, यहां पे कोइंसिडेंट प्लेन्स का केस बन रहा है ना। तीसरी संभावना कुछ यूं हो सकती है कि दो प्लेन कोइंसिडेंट हो, तीसरा उसको काटता हो। दो प्लेन्स कोइंसिडेंट हो ऐसे करके, एक प्लेन ऐसा और दूसरा प्लेन ऐसा, एक के ऊपर एक, और तीसरा प्लेन कुछ यूं करके इसको ऐसे करके मान लो काट रहा हो। तो ये देखो, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फिर से बन गई। ऐसी संभावना भी हो सकती है ना। टू कोइंसिडेंट प्लेन्स, यहां पे हैं थ्री कोइंसिडेंट प्लेन्स, यहां पे आ गए टू कोइंसिडेंट प्लेन्स, टू कोइंसिडेंट प्लेन्स एंड वन इंटरसेक्टिंग प्लेन, एंड वन इंटरसेक्टिंग प्लेन, है ना। समझ आ रही बात आपको? तो ये संभावनाएं यहां पे डेवलप हो सकती हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लाने के लिए, ठीक है। हैं? अब ज्योमेट्रिकली समझ में आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे, ये बात हमको ज्योमेट्रिकली तो समझ में आ गई है, मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। भाई x होता है मेरा डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y होता है डेल्टा 2 बाय डेल्टा और z होता है डेल्टा 3 बाय डेल्टा। बेसिकली ये तीनों वैल्यूज जो आई है ना एक्स वाई जेड की, डेल्टा को उधर लेके जाओ, ये इससे आई हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा 1। बेसिक बात ये है, इससे बेसिक कोई बात नहीं है। कभी भी आप फंस जाओ ना कहीं पे, देखो इंफॉर्मेशन सेम लिखी हुई है मगर स्टाइल डिफरेंट है। डेल्टा को इधर लेके आओ, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा 1 हो गया, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा 2 हो गया, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा 3 हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये इन्फॉर्मेशन सेम है मगर स्टाइल दूसरा है, और ये वाला स्टाइल बड़ा ब्यूटीफुल है। इस वाले स्टाइल से जब भी आप फंस जाओ, आप सोचोगे तो निराश नहीं करेगा आपको, ठीक है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर डेल्टा मेरा 0 हो जाता है, डेल्टा 0 हो जाता है और डेल्टा 1 भी 0 हो जाता है, डेल्टा 2 भी 0 हो जाता है और डेल्टा 3 भी 0 हो जाता है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? एक्स वाई जेड की वैल्यूज कुछ भी डिफाइंड हो सकती हैं कि नोट डिफाइंड भी हो सकती हैं। एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 भी हो सकती है, -1 -2 √2 √3 आयोटा भी हो सकती है। मैं यहां से एक बात कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, बहुत महीन बात है जिसपे आईआईटी एडवांस वाले सवाल पूछते हैं, उसी पे पूछते हैं बार 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 क्योंकि यही बात नहीं समझ पाते लोग। मैं कह रहा हूं अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इन सबको 0 होना पड़ेगा। क्लियर है? अब दूसरी बात बोल रहा हूं, वो है शानदार। अब मैं कह रहा हूं कि अगर डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0 होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं मगर नो सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ये कहना चाह रहा हूं मैं। क्योंकि डेल्टा के साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी 0 हैं, तो एक्स वाई जेड कैन बी एनी डिफाइंड
रियल नंबर और कैन बी सम नॉनसेंस नंबर। जब आयोटा मल्टीप्लाई होके 0 से 0 दे सकता है तो कोई और नॉनसेंस क्वांटिटी भी तो 0 से मल्टीप्लाई करके क्या पता 0 दे रही हो, ऐसा कुछ लिखा हो। क्या इस बात को सेंस कर पा रहे हो आप लोग? तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आपको पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनमें से कोई केस बन रहा है तो 100% डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीरो आ रहा होगा। मगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये वाली बात इस डायरेक्शन में बिल्कुल सही है, इसके उल्टी डायरेक्शन में ये बात सही नहीं है। ये वाली जो बातें हैं ना, ये वाली बातें, ये इस डायरेक्शन में भी सही है और इस डायरेक्शन में भी सही है ना। ये बहुत ही बड़ी बात लिख दी मैंने वैसे। ये इस डायरेक्शन में भी सही है, ये इस डायरेक्शन में भी सही है। यूनिक सोल्यूशन होंगे तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो 100% यूनिक सोल्यूशन होंगे। अगर नो सोल्यूशन है तो डेल्टा 0 होगा और इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो। और अगर आपको डेल्टा 0 मिल जाए, इनमें से एक नॉन जीरो मिल जाए तो 100% नो सोल्यूशन होंगे। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो ये वाला केस होगा, मगर ये वाला केस है तो जरूरी नहीं है इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन भी हो सकते हैं। ये बात अगर आपने समझ ली तो कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इसी बात को बताने का एक दूसरा अंदाज भी है, वो भी आपको बता देता हूं, समझना बात को। मैं यहां पे एक बात ये लिख रहा हूं कि आप ये देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3, 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 3। पहले आप मुझे ये बताओ कि इनको देख के बताओ कि कैसे प्लेन्स होंगे ये, और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे, यूनिक होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्या सीन बन रहा होगा। आप x प्लस वाई प्लस जेड 3 कह रहे हो, यहां x प्लस वाई प्लस जेड 3/2 कह रहे हो, और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इनफैक्ट आप 1 कह रहे हो, है ना, यहाँ पे 1 कह रहे हो आप। समझ में आ रही है बात आपको? तो x प्लस 3 नंबर का जोड़ 1 भी हो जाए, 3/2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, संभव है क्या? नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है, क्या आंसर आएगा? चलो, ये आपने कंक्लूड कर लिया कि नो सोल्यूशन आएगा। क्यों नो सोल्यूशन आया है? पैरेलल प्लेन से, है ना भाई। इनके कोफिशिएंट्स अगर मान लो बिल्कुल डिट्टो, इसके कोफिशिएंट्स का जो यहाँ पे ये जो रेशियो है 1/2 1/2 1/2 मैच कर जाए तो पैरेलल प्लेन होते हैं, ठीक है ना। 2/3 2/3 2/3, ये प्लेन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो पैरेलल प्लेन्स हैं, ऐसे करके पैरेलल प्लेन्स हैं। तो ये बात समझ में आ गई, पैरेलल प्लेन्स हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई कि नो सोल्यूशन है। अब मुझे इन प्लेन्स का डेल्टा बताओ, निकाल के डेल्टा कितना आएगा। इनका डेल्टा आएगा, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अरे ये तो 0 आएगा, दो कॉलम अगर सेम हो जाएं डेल्टा पक्का 0 आएगा। अच्छा एक और बात सुनो ध्यान से, डेल्टा एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसके तीनों कॉलम सेम है, अरे है कि नहीं है? अगर डेल्टा 1 निकालते हुए 3 3 3 आप एक कॉलम में रख भी दोगे तो दो कॉलम तो सेम ही रहे, तो डेल्टा 1 भी 0। और उसी प्रकार से डेल्टा 2 निकालते हुए भी दो कॉलम सेम रहेंगे, डेल्टा 3 निकालते हुए भी दो कॉलम सेम रहेंगे, डेल्टा 3 भी 0 आ रहा है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सामने मौजूद है जिसके डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 होने के बावजूद नो सॉल्यूशन आ रहा है, और ये तब आता है जब प्लेन्स पैरेलल हों। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई बात? तो कहानी कुछ यूं है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम बात कर रहे हैं 3 वेरिएबल्स में, may be
कंसिस्टेंट, ये चार्ट बना देता हूं अब मैं, गेम खत्म हो जाएगा। मे बी कंसिस्टेंट, मे बी इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर नो सॉल्यूशन है तो उसको क्या बोलेंगे कि वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। अरे समझ में आ रही है बात? कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, यूनिक या फिर फाइनाइट सॉल्यूशंस है तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्लियर है? यूनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, यूनिक सॉल्यूशंस में देखो मैथ्स में 0 बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर रहा है ना। जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो भी 0 0 0 का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब यूनिक सॉल्यूशन आ जाएं, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएं और उनमें भी खास किस्म के यूनिक सॉल्यूशन आ जाएं, खास किस्म के कौन से, एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब तीनों प्लेन ओरिजिन से पास करते हों, ऐसे खास किस्म के यूनिक सॉल्यूशन वाले कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम ऐसा बोलते हैं कि उसके ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गए हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ये जो शब्द है ट्रिवियल, इसका इस्तेमाल किया जाता है सारी वैल्यू 0 आने पे, है ना। यूनिक का एक स्पेशल टाइप जब एक्स वाई जेड तीनों क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। और अगर ऐसा ना हो तो हम क्या बोलेंगे, कैसे सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब होंगे, व्हेन नॉट ऑल एक्स वाई जेड आर 0, जब सारे एक्स वाई जेड 0 ना हो। ठीक है, कहानी समझ में आ गई आपको? अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब डेल्टा आपका 0 ना हो। असली चीज तो ये है ना जो याद रखनी है अपने को। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इक्वल टू 0 हो, एक्सेप्ट द केस व्हेन प्लेन्स आर पैरेलल। सहमत हो इस बात से? भाई प्लेन्स पैरेलल वाला केस छोड़ के जब ये कंडीशन होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, और प्लेन पैरेलल वाला केस लोगे और ये कंडीशन लोगे तो नो सॉल्यूशन आएंगे। इस कंडीशन के साथ ये पैरेलल प्लेन वाली कहानी समझ में आ गई तो पूरा गेम समझ में आ गया। भाई इस कंडीशन के साथ प्लेन अगर पैरेलल नहीं है, एक्सेप्ट द केस व्हेन प्लेन्स आर पैरेलल, प्लेन्स पैरेलल नहीं है तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी, और प्लेन पैरेलल है तो ये कंडीशन आपको नो सॉल्यूशन देगी। तो नो सॉल्यूशन की दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो है कि डेल्टा इक्वल टू 0 बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। नो सॉल्यूशन की दो संभावनाएं हैं, या तो ये वाली कंडीशन होगी तो भी नो सॉल्यूशन जनरेट होंगे, या फिर दूसरी संभावना को कहां लिखे, दूसरी संभावना थोड़ी डेंजरस है तो लाल कलर से लिखते हैं अपन उसको, ये लो इधर, है ना। व्हेन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 मिल जाए एंड प्लेन्स मिल जाए पैरेलल,
एंड प्लेन्स आर पैरेलल, पैरेलल बट नॉट ऑल कोइंसिडेंट। सारे एक के ऊपर एक पैरेलल तो वो भी होते हैं जब कोइंसिडेंट हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। बट नॉट ऑल कोइंसिडेंट। ठीक है जी। तो ये अगर अपने को बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब अपने को अच्छी अच्छी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब होंगे? हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब होंगे? बट डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो तो होगा ही। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो के साथ, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो तो होना ही है। इसके साथ अगर डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री ये अगर जीरो मिल जाए तो मजा आ जाएगा। न्यूमरेटर तो हो गए जीरो, डिनोमिनेटर हो गया नॉन जीरो, तो एक्स वाई जेड कितने आ गए? जीरो आ गए। तो ये कंडीशन हो गई जी ट्रिवियल सॉल्यूशंस की। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हो गई? डेल्टा तो नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, और डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री तीनों जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है ना? तो लिख देता हूं, डेल्टा तो अपना नॉन जीरो है ही, नोट ऑल डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री आर जीरो। ठीक है। अगर ये वाला बोर्ड आपको समझ में आ गया ना, सारी मुद्दे की बातें मैंने इस बोर्ड पे छाप दी हैं, अगर ये आपको समझ में आ गया सवाल आपसे निकल जाएगा। फिर से बता दूं आपको, जो खतरे का निशान है वो यहां है, जहां पे लोग गलती करके आते हैं। ठीक है। और जेई एडवांस वालों की आदत है ये पूछना, और अब जेई मेंस वालों की भी आदत लग गई है। तो इसको ध्यान से देखना आप। ठीक है जी, लिख लो जरा। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना? एक एक पॉइंट मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेना। क्वेश्चंस इसके ऊपर काफी करेंगे अपन, है ना? और प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूंगा इसकी प्रैक्टिस में, है ना? और जो बिल्कुल लेटेस्ट जो जेई के क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूड करूंगा कुछ। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इतनी थ्योरी अगर आप समझ लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम क्रैक कर सकते हो आप। कुछ प्रॉब्लम मॉडल्स हैं वो भी अपन जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना?